हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में दूसरा यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है धारा विद्युत। हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स में एक यूनिट समाप्त कर लिया है, मतलब कि पहला यूनिट समाप्त कर लिया है जिसका नाम था स्थिर विद्युत की, और वह यूनिट बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का पूछा जाता है। उस यूनिट में 4 लेसन थे, उन चारों लेसन को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है धारा विद्युत, और यह यूनिट बोर्ड परीक्षा में 7 अंक का पूछा जाता है। इस यूनिट में 2 लेसन होंगे, 2 अध्याय होंगे, जिसमें पहला है वैद्युत चालन, यह 3 अंक का पूछा जाता है, और दूसरा है सरल परिपथ, यह 4 अंक का पूछा जाता है, और कुल मिला के यह यूनिट आपका 7 अंक का हो जाता है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो है यह दूसरे यूनिट में, समझ लीजिए कि दूसरे यूनिट का पहला लेसन है, और वैसे अगर गिनती की बात करें तो हमने 4 लेसन समाप्त कर लिया है, ये 5वां लेसन है। तो यूनिट दूसरा हमारा धारा विद्युत है, यह 7 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। इसमें 2 चैप्टर होंगे, वैद्युत चालन जो कि 3 अंक का पूछा जाता है, और दूसरा इसमें चैप्टर है सरल परिपथ जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है। यह गिनती के हिसाब से देखें तो यह 5वां चैप्टर है और यह 6वां चैप्टर है। तो आइए वैद्युत चालन को शुरू करते हैं, इस लेसन को शुरू करते हैं। तो हमारा 5वां लेसन है, लेसन नंबर 5, जिसका नाम है वैद्युत चालन, और यह बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाता है। यह दूसरे यूनिट का पहला लेसन है और गिनती में क्लास 12 फिजिक्स का 5वां लेसन है। तो वैद्युत चालक नाम का जो लेसन है, इस लेसन का पहला हेडिंग है, पहला टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा पहला टॉपिक है। तो जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं कि वैद्युत धारा क्या होता है, क्लास 10th में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग पढ़ के भूल चुके हैं, और हम इसको फिर 0 से शुरू कर रहे हैं। तो अगर वैद्युत धारा की परिभाषा को देखा जाए तो वैद्युत धारा का परिभाषा है कि आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा या वैद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा एक बार पुनः देख लीजिए, आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब इसको थोड़ा हमको यहाँ पर डिटेल्स में समझना है, क्योंकि क्लास 10th में इसको उतने डिटेल्स में नहीं समझाया गया होगा जितना कि हम यहाँ समझाने वाले हैं। हम यहाँ पूरा इसको डीपली पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन देखिए, आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। कहने के लिए तो ये परिभाषा बहुत ही छोटा है, लेकिन इसको जब डिटेल्स में जानेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आवेश क्या है, क्योंकि हम प्रवाह तो समझ रहे हैं, प्रवाह मतलब होता है बहना। तो आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मन में यही प्रश्न उठता है कि ये आवेश होता क्या है। चूँकि आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो आवेश वहाँ पर 2 प्रकार का बताया जाता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, लेकिन हम थोड़ा फिजिक्स के हिसाब से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम आवेश को बता रहे हैं। तो आप बेसिकली जानते हैं कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह चालकों में होता है। आपने परिभाषा पढ़ा होगा क्लास 10th में कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलतापूर्वक हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो निश्चित रूप से वह चालक में ही होगा। ऐसा नहीं कि अचालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कुछ अचालक होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर चालकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है।
तो आखिर चालक में ऐसा क्या है कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और विद्युत धारा को समझने के लिए आपको सबसे पहले आवेश को समझना होगा। तो आवेश को समझाने के लिए हम यहाँ एक चीज़ बता दें कि देखिए, आवेश को समझने के लिए आपको पहले धातु समझना होगा, और धातु बहुत ही सिंपल होता है कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है और ऊष्मा का प्रवाह होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो फिलहाल इस डेफिनेशन को हम देखते हैं कि आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यह आवेश क्या है और आवेश होता कहाँ है, इसको समझते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने एल्युमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो अगर आप पदार्थ की संरचना को देखें, पदार्थ की संरचना के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है, और प्रत्येक परमाणु 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो यदि इनकी व्यवस्था को देखें तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु कैसा होता है? गोल होता है, जिसके बीच में नाभिक होता है, और इसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और बाहर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बेसिकली अगर इसकी संरचना को समझें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस नाभिक में पैक होते हैं, बंद होते हैं, ये बाहर नहीं निकलते हैं, और ये किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इनको हम निगलेक्ट मान के चलें। अब इसमें मूव कौन कर रहा है? इसमें मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है कि गति करता है वृत्तीय कक्षाओं में चारों ओर। तो यह एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है, और हम यहाँ पर वैद्युत धारा को समझाने के लिए हम धातु ही लेंगे। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 13। परमाणु क्रमांक का मतलब, परमाणु क्रमांक 13 है, इसका मतलब कि 13 इसके पास प्रोटॉन है और 13 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन हमारा किस में बंद है? ये आपका नाभिक में बंद रहता है, और यह बाहर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब यदि हम इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखें, वितरण कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितना मौजूद होता है, तो 13 एल्युमिनियम का अगर देखा जाए तो होता है, आप अफवाह के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते होंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, या ऐसे अगर कहें तो 2, 8, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2, 8, 3 होता है। अगर हम एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8, 3 होता है। मतलब कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इसको समझते हैं डिटेल्स में कि पहले कक्षा में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में ये जो 2s2 है, 2 ये दूसरा कक्षा को बता रहा है, तो 2s2 और 2p6, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2, 8 हो गया। और तीसरी कक्षा की अगर हम बात करें तो तीसरी कक्षा में देखिए 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर अगर एल्युमिनियम के हम अस्थायित्व की बात करें तो यहाँ पर एल्युमिनियम अस्थायी नहीं है, क्योंकि इसका जो अंतिम कोश है वो पूर्ण रूप से भरा नहीं है। पूर्ण रूप से अस्थायी होने की स्थिति में इसे 2, 8, 18 होना चाहिए, जबकि यह 2, 8, 3 है। ये 2, 8, 18 वाला लॉजिक आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसको बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे।
कि 2 8 18 क्यों होता है। तो 2 8 18 होना चाहिए अस्थाई के लिए, जबकि हमारे पास कितना है 2 8 3 है। तो यहाँ पर ये जो एल्युमिनियम है ये अस्थाई है। इसमें एक और चीज़ है कि आप जानते हैं कि यस में जो एक ऑर्बिटल होता है उस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि पी के पास अगर देखें तो पी के पास 3 ऑर्बिटल होता है और तीनों में वह 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो देखिए पी के पास 3 ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल में देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसके पास तो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह जो है यह आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। मतलब यह हुआ, हम इतना समझाएं इसलिए हैं क्योंकि एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यह एल्युमिनियम के एक परमाणु की बात है। तो अगर मान लीजिए कि एल्युमिनियम का कोई तार है, कोई भी एल्युमिनियम का वायर है, तो उस एल्युमिनियम में अगर मान लीजिए कि बेसिकली हम बहुत कम ही संख्या की बात करें कि एल्युमिनियम के एक तार में अगर 10 लाख परमाणु हैं, वैसे 10 लाख तो होंगे नहीं, 10 लाख से बहुत अधिक होते हैं, लेकिन हम बेसिकली 10 लाख की ही बात करें कि एक एल्युमिनियम के तार में 10 लाख परमाणु हैं, तो एक एल्युमिनियम के परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो वैसे अगर एक एल्युमिनियम के तार में अगर 10 लाख परमाणु हैं तो 10 लाख मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए ना, मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि उस एल्युमिनियम में स्वतंत्र रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉन उस एल्युमिनियम में अपने परमाणु में, एल्युमिनियम का जो परमाणु है उस परमाणु में अपनी कक्षा में रहते हुए कक्षा में ही क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। और यही आवेश जब मूव करता है तो मूव करेगा, गति करेगा, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब बात आती है कि ये आवेश गति कब करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है कि जब भी किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में आप ले जाते हैं तो उस आवेश पर एक प्रकार का बल काम करता है। हम लोगों ने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि जब किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है या उस आवेश के पास कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो उस आवेश पर क्या काम करता है। एक तो हम बता रहे थे कि जब भी किसी आवेश को आप किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो उस आवेश और उस वैद्युत क्षेत्र के बीच में एक बल काम करता है और वह बल इस आवेश को मूव कराने की क्षमता रखता है। यदि यह आवेश स्वतंत्र है तब, स्वतंत्र नहीं है तो नहीं गति करेगा, लेकिन अगर स्वतंत्र है तो यह ज़रूर गति करेगा। तो कुल मिला के हम बात करें कि आवेश जब गति करेगा तभी क्या होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसा कि परिभाषा हमारा है कि आवेश प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और आवेश को हम यहाँ पर हमने बताया कि आवेश क्यों कहाँ से बन रहा है, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति करने के लिए स्वतंत्र है वही क्या कह रहा है, आवेश कहला रहा है। और उस आवेश को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं या उस आवेश के चारों ओर अगर वैद्युत क्षेत्र, कोई अन्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ पर एक आवेश पर बल काम करता है। और यदि वह आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तो निश्चित रूप से उस बल से वह आवेश क्या करेगा, गति करेगा। और जब आवेश गति करेगा तो वही उस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो आइए इस वैद्युत धारा के डेफिनेशन को एक बार अच्छे से लिख कर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका डेफिनेशन उन्होंने लिखा है कि जब किसी वैद्युत आवेश पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो वैद्युत आवेश एक बल का अनुभव करता है। अभी हमने बताया कि जब किसी वैद्युत आवेश पर आप कोई वैद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे
तो उस पर एक बल काम करता है, वह एक बल का अनुभव करता है। या किसी भी आवेश को जब आप वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो वहाँ पर एक बल का अनुभव होता है। तो लिखा गया है कि जब किसी वैद्युत आवेश पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो वैद्युत आवेश एक बल का अनुभव करता है यदि आवेश गति के लिए स्वतंत्र हो। देखिए आवेश पर क्या काम कर रहा है, एक बल काम कर रहा है। आवेश एक बल का अनुभव कर रहा है और यदि आवेश गति के लिए स्वतंत्र हो तो बल के प्रभाव से गति करने लगता है। जैसा कि हमने बताया यहाँ पर कि जो एल्युमिनियम में एक आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3s2 इसका तो जोड़ा बन गया है, यह तो मूव नहीं करेगा, यह स्वतंत्र नहीं है। लेकिन यह 3p1 वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वह स्वतंत्र है और जब भी इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कोई अन्य वैद्युत क्षेत्र इसको मिलेगा तो यह इलेक्ट्रॉन, यह आवेश एक बल का अनुभव करेगा और चूंकि यह गति करने के लिए स्वतंत्र है तो उसी बल के कारण क्या कर देगा, गति करना चालू कर देगा। और जब ये गति करने लगेगा तो इस प्रकार आवेश की गति को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो मूल रूप से यहाँ पर एक चीज़ निकल के सामने आ रहा है कि जब भी आवेश गति करेगा तो कुल मिला के यह एक बात यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है कि जब भी आवेश गति करेगा तो वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ पर हमने एक छोटा डेफिनेशन इसका लिख दिया है, अथवा करके इतना बड़ा न लिख के आप इस छोटे से काम चला सकते हैं कि आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक बार हम पुनः डेफिनेशन को बता दें कि जब किसी वैद्युत आवेश पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो वैद्युत आवेश एक बल का अनुभव करता है यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल के प्रभाव से गति करने लगता है। इस प्रकार आवेश की गति को ही विद्युत धारा कहते हैं। और अथवा में लिख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आवेश को हम किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। तो इस छोटा सा डेफिनेशन से हम एक यहाँ पर फार्मूला हम निकालेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं तो आवेश प्रवाह का दर क्या है। अगर इसको हम फार्मूले के रूप में देखें तो आवेश को हम किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। तो यहाँ हमने बताया कि आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं और विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं। अब आवेश प्रवाह की अगर दर की बात करें तो यदि मान लीजिए कि कोई यहाँ पर चालक तार है, जैसे मान लीजिए कि यह एक चालक तार है और इस चालक तार में आपका आवेश क्यू मूव कर रहा है। इस चालक तार में आपका आवेश क्यू मूव कर रहा है। तो यदि हमको पता चल जाए कि एक निश्चित समय अंतराल में कितना आवेश गति किया, एक निश्चित समय अंतराल में कितना आवेश गति किया, तो उस निश्चित समय अंतराल के हिसाब से यदि हम एकांक समय में आवेश प्रवाह का जो दर है उसको निकाल दें तो वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। तो विद्युत धारा आई का एक फार्मूला बन जाता है यहाँ से dq/dt, यहाँ से dq/dt, और इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ΔQ/ΔT। मतलब कि यदि आपके t समय अंतराल में q आवेश किसी चालक तार से प्रवाहित हो रहा है तो I का जो फार्मूला हो जाता है I इक्वल टू होता है dQ/dt। उदाहरण के लिए हम आपको समझा दें कि मान लीजिए कि कोई चालक तार है और उस चालक तार में 5 सेकंड में 100 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कोई चालक तार है और उस चालक तार में 5 सेकंड में 100 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो यदि यहाँ पर हम आवेश प्रवाह की दर निकालें
तो आवेश प्रवाह के दर का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो यदि 5 सेकंड में 100 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 1 सेकंड में 100/5 मतलब कि 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। तो यही 1 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को हम क्या कह देंगे, आवेश प्रवाह की दर, और वही हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई चालक तार है और किसी चालक तार में डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का सूत्र बनेगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या उसको डिफ्रेंसिएशन रूप में लिखेंगे तो डी क्यू बाई डी टी। और यहाँ पर एक और इसका छोटा परिभाषा बन जाएगा कि किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अब अगर इसके मात्रक की बात करें तो आई का जो मात्रक होगा वो इसके फार्मूले से ही बनेगा। तो जो फार्मूला होता है आई का वो होता है डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और टी समय है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ पर फार्मूला इसका मात्रक बनेगा कूलाम प्रति सेकेंड। तो आवेश का जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति सेकेंड, और इस कूलाम प्रति सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा एम्पियर। बेसिकली एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है और उस वैज्ञानिक के नाम पर ही इस विद्युत धारा का ये मात्रक ले लिया जाता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर पुनः समझा दें, ये छोटा डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश प्रवाह का दर का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश। यदि किसी चालक तार में डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब कि 1 सेकंड में या एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। तो आप एक बार इसके डेफिनेशन को पुनः समझ लीजिए कि जब किसी वैद्युत आवेश पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो वैद्युत आवेश एक बल का अनुभव करता है। यदि आवेश गति के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल के प्रभाव से गति करने लगता है। इस प्रकार आवेश की गति को ही वैद्युत धारा कहते हैं, अथवा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को हमने डिटेल में समझा दिया। और आवेश प्रवाह का दर का मतलब होता है कि किसी चालक तार में 1 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर। विद्युत धारा को हम यहाँ पर आई से दिखा रहे हैं, ऐसे दिखाया जाता है। और आई का फार्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। आवेश का मतलब कि डी क्यू, और प्रवाह की दर मतलब उसमें समय से भाग कर दिया जाए। तो आवेश प्रवाह का दर का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि 1 सेकंड में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो एक और डेफिनेशन बन जाता है कि किसी चालक तार में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका फार्मूला हो जाता है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर इसके मात्रक की बात करें तो फार्मूले के हिसाब से डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू आवेश है, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, जिसका मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति सेकंड। और इसी कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में काम आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।